अनुवाद करते हैं या फिर जिसमें आप एस्से लिखते हैं, वहां अगर वर्तनी की अशुद्धि हो या लिंग निर्धारण की अशुद्धि हो तो आपको बहुत समस्या आती है। और अगर आज का जो सूत्र मैं बताऊंगा अगर बच गया तो कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर यह सूत्र आपने लिख लिया और दिमाग में लिखना है तो आपके लिंग निर्धारण की सारी समस्या हल हो जाएगी। शुरू करने से पहले मैं कुछ प्रश्न करूंगा आप लोगों में से, और मैं आशा करूंगा कि आप लोग उसका गलत जवाब न दें। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न मैं करूंगा वह है, उसकी पति बीमार है। आजकल बीमारी का सीजन चल रहा है, उसी से हम लेके कर रहे हैं। उसकी पति बीमार है, ये वाक्य सही है या गलत है? गलत सर गलत है, उसका पति बीमार है। मैं अगर कहूं कि ये उसकी जो है, ये तो स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है ना, तो स्त्री के लिए तो हम लोग उसकी का प्रयोग करते हैं, तो उसका क्यों आएगा? सर क्योंकि पति ये सूत्र हम जानेंगे। एक और लेते हैं, झंडे को फहराया गया। झंडे को फहराया गया, झंडा फहराया गया होगा। झंडा फहराया गया, एकदम सही गरिमा जी। देखिए हो क्या रहा है कि जो प्राणीवाचक संज्ञा है उसके बाद को लगाते हैं, अप्राणीवाचक संज्ञा के बाद को नहीं लगाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि इसका ध्यान रहे। और हम लोग जब अनुवाद करते हैं द फ्लैग वाज होस्टेड, तो हम स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार इसको फ्लैग वाज जो है उसको को लिख देते हैं। ये गलती हमसे हो जाती है। एक और प्रश्न लेते हैं, जहाज क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? जहाज पुल्लिंग है। पुलिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आग? आग है। ठीक है, कि क्यों वो जहाज पुल्लिंग है और आग स्त्रीलिंग क्यों है? एक और ले लेते हैं, शब्द भूमि। भूमि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है सर। और देता हूं मैं, इस पे सब आऊंगा। भूमि शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? क्या है? तत्सम मतलब संस्कृत से जो आया है। ठीक है। और एक और शब्द लेते हैं, कक्षा जो शब्द है वो क्या है? कक्षा, क्लास जिसको कहते हैं। तत्सम है सर, तत्सम। तत्सम है, लेकिन स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष किस श्रेणी में जाएगा? स्त्रीलिंग सर। तो आज की शुरुआत हम करें। आप लोगों ने अंग्रेजी तो पढ़ा होगा ना, अंग्रेजी में आपने मास्कुलिन और क्या क्या होता है, अंग्रेजी का जो लिंग निर्धारण है वो आपको पता होगा। आप में से कोई एक व्यक्ति मुझे बताए कि अंग्रेजी में जेंडर कितने प्रकार का होता है? अंग्रेजी में जेंडर कितने प्रकार का होता है? 4। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर। एक एक करके वन बाय वन। जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने बताया शिल्पा जी। अब देखिए, लिंग अगर अंग्रेजी के अनुसार हम पढ़ेंगे तो हमारा लिंग निर्धारण गलत होगा, इसलिए ध्यान रखें। हिंदी में कुछ लोग लिंग 3 प्रकार का बताते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। जैसे व्याकरण के अनुसार कुछ लोग अंग्रेजी की तर्ज पे लिंग के 3 भेद बताते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो उभयलिंग की परंपरा है यह संस्कृत में होती है और उभयलिंग हिंदी व्याकरण में नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में लिंग कितने होते हैं, 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं। कभी भी कोई ऐसा शब्द हो जिसका लिंग निर्धारण करना हो तो या तो इस तरफ या उस तरफ, या तो महिलाओं की तरफ या पुरुषों की तरफ। ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे खास बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, 2 प्रकार की संज्ञा मैं कई बार कहता हूं। अब आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक कैसी संज्ञा है। एक होती है पहली संज्ञा जिसे कहते हैं प्राणीवाचक संज्ञा। प्राणी का मतलब होता है प्राण, जिसको कहते हैं जिसमें सॉरी, जिसमें जान हो। वैसे तो जान बांगुर सीमेंट में भी होता है, लेकिन प्राणीवाचक संज्ञा मुख्यतः प्राणियों बोलते हैं ना, प्राणियों का कल्याण हो, अर्थात उसमें जिसमें जान हो। प्राणी किसमें आएगा? गाय, बैल, भैंस, आदमी, ये सब प्राणी है जो चल सकते हैं। और अप्राणीवाचक में कंप्यूटर, मोबाइल ये आते हैं। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि सजीव और निर्जीव इसी तरह से, हाँ सजीव और निर्जीव तो है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक का भी कई बार संदर्भ आता है। तो सबसे पहले हम प्राणीवाचक, जिसको सजीव कहते हैं, प्राणीवाचक से मैं शुरुआत करूंगा।
अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार ध्यान रखें, अर्थ के अनुसार प्राणीवाचक पुल्लिंग होते हैं और स्त्रीलिंग दो तरह के होते हैं, जैसे नर और मादा, स्त्री और पुरुष। तो अर्थ के अनुसार जो पुल्लिंग है, मतलब जिनमें स्त्री पुरुष दोनों रूप पाया जाता है, उसका जो पुरुष रूप है वह पुल्लिंग होगा। जैसे नर, पिता, बेटा, चाचा, चाची, जो भी ये शब्द हैं ये पुल्लिंग में आएंगे। इसके बाद आता है स्त्रीलिंग। जैसे मैंने पुल्लिंग बताया, प्राणीवाचक, इसी तरह से प्राणीवाचक में नारी, माता, पुत्री, लड़की, दुहिता, चाची, मामी, ये जो सारे शब्द हैं वो आपको पता है कि वो सब स्त्रीलिंग होते हैं। तो जब पहचान हो तो आप पहले इससे पहचान कर लीजिए कि उसका पुल्लिंग बना के देखिए या स्त्रीलिंग बना के देखिए, अगर उपलब्ध हो तो वह पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में गिना जाएगा। उसके बाद जो तीसरा आता है, समास पे अभी हमारी चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन समास का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। एक समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है आपस में जिसमें मेल न रहे, अर्थात ऐसे शब्द कई बार बीच में हाइफन लगा के अलग किए जाते हैं, जैसे लड़का लड़की, भाई बहन, मां बाप, नर मादा, राजा रानी। अब जैसे इसमें दोनों प्रकार के लिंग हैं, नर नारी, स्त्री पुरुष, तो ऐसे जो शब्द हैं द्वंद्ववाचक समास वाले, इसमें ध्यान रहे जो प्राणीवाचक संज्ञा हैं वे सभी प्राणीवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं नर नारी, तो नर नारी आ गई है नहीं बोलेंगे। द्वंद्ववाचक जब हम समास पढ़ेंगे तब उसमें चर्चा में हम जानेंगे। भाई बहन, मां बाप, तो ये अधिकांशतः पुल्लिंग रूप में प्रयोग होते हैं। इसके बाद आता है तत्पुरुष समास। ये दो समास जब हम पढ़ेंगे तब इस पे चर्चा करेंगे। तत्पुरुष समास का एक लाइन में अगर व्याख्या करना हो तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद का मतलब तो मैं आपको बता रहा था, तत्पुरुष समास का मतलब होता है कि ऐसा शब्द संयोग जिसमें दो पद रहते हैं। कैसे? जैसे राजमाता, राजकन्या, राजकुमारी, राजकुमार, सेनापति, गंगा जल, इस तरह के जो शब्द होते हैं, इन शब्दों में तत्पुरुष समास में कहा जाता है, संज्ञा की बात मैं कर रहा हूं, तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। अर्थात जब आप उसका लिंग प्रयोग करेंगे तो अंतिम पद के अनुसार, जैसे राजकन्या, राजकन्या में पहला पद राज हो गया, दूसरा पद कन्या हो गया। तो हाँ अजय जी, मैं द्वंद्व नहीं, अब तत्पुरुष में आ गया हूं। ठीक है, द्वंद्व समास मैंने छोड़ दिया, द्वंद्व समास की व्याख्या बाद में करेंगे, मैं तत्पुरुष की बात कर रहा हूं, कोई बात नहीं। तो अंतिम पद प्रधान होता है। राजकन्या, राजा की कन्या, तो उसका जो उसकी जो क्रिया होगी वह स्त्रीलिंग रूप में होगी। जैसे राजकन्या आ रही है, लेकिन यदि राज के साथ मैं पुरुष का प्रयोग करूं तो अंतिम पद पुरुष वह प्रधान होगा, तो राज पुरुष आ रहे हैं। इसी तरह से राजमाता अगर मैं कहूं तो उसका स्त्रीलिंग प्रयोग होगा। अर्थात तत्पुरुष समास वाली जो संज्ञा है अंतिम पद प्रधान वाली, उन संज्ञाओं का अंतिम पद के अनुसार लिंग निर्धारण करते हैं। ये चौथा सूत्र है। स्पष्ट है या कोई संदेह है? किसी को संदेह हो तो हाँ बताइए। दीपा जी बोलिए। रिपीट कीजिए ना सर, नेटवर्क मैंने ये प्रॉब्लम बताया, हो रहा कोई है। बात नहीं। हाँ ज्योति जी, मैं बता देता हूँ, फिर से बता रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए, बोलिए अजय सर जी। मैं अभी थोड़ा लेट से ज्वाइन किया हूँ, तो अभी इसके हाँ बाद तो स्क्रिप्ट क्या भेज देंगे सर इसका? हाँ, बाद में चर्चा करेंगे इस पे। व्यक्तिगत रूप से अभी स्क्रिप्ट भेजूंगा। लिंक मैं दे चुका हूँ, सबको दे चुका हूँ, फिर भी भेज दूंगा मैं। ध्यान से सुने, जो छूट गया वो छोड़ दीजिए, ध्यान से सुनिए जो मैं बताता जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने बताया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान है कि उसका अंतिम पद प्रधान होगा। जैसे मान लीजिए राजकन्या मैं कहूं तो राजा की कन्या अर्थात कन्या प्रधान मानी जाएगी। राज पुरुष मैं कहूं तो पुरुष प्रधान माना जाएगा और उसका लिंग निर्धारण अंतिम पद के अनुसार होगा। मान लीजिए मैं आपको एक दूसरा वाक्य दूं, सेनापति।
राष्ट्रपति, ये सब तत्पुरुष समास के हैं। हालांकि राष्ट्रपति दूसरे में चला जाएगा, ये पद है, लेकिन अगर उस आधार पर देखें, तत्पुरुष समास के आधार पर हम देखें तो पति के अनुसार उसका लिंग निर्धारण होगा। राष्ट्रपति आ रही हैं नहीं, तब राष्ट्रपति के बाद साहिबा जोड़ना पड़ेगा, राष्ट्रपति साहिबा आ रही हैं। लेकिन राष्ट्रपति जब होगा तो आ रहे हैं। स्पष्ट है दीपा जी? आगे बढ़े। सेनापति पुल्लिंग हो जाएगा। 100% पुल्लिंग होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि अंतिम पद की प्रधानता मानी जाएगी। ठीक है सर, अंतिम पद यदि प्रधान होता है। हाँ बोलिए पारस जी। सर द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास का तो लिंग निर्धारण समझ में आ गया, पहले के दो बता देंगे फिर से एक बार? बाद में मैं रिपीट करूंगा, अभी कंटिन्यू करें, नहीं तो बहुत ठीक है। डिस्टर्ब होगी। मैं चर्चा कर लूंगा इस पे। ठीक है, इसके बाद अगला आता है अप्राणीवाचक का जो संज्ञा है, अप्राणीवाचक संज्ञा, उसके लिंग का जब निर्धारण कैसे करते हैं? उसके रूप के अनुसार। रूप क्या है? एक वचन या बहुवचन, इसको रूप माना जाएगा। वो नहीं, वो जो बोलते हैं रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाये, गाना है ना, उसके आधार पे मत सोचिएगा। रूप जहां आए उसका एक वचन या बहुवचन का रूप होगा। अब क्या होता है, एक और सूत्र बता देता हूं, यह सूत्र आप लोग लिख लीजिए। सर हाँ बोलिए सविता जी। सर अप्राणीवाचक का एक अप्राणीवाचक, हाँ आ रहा हूं, अरे धीरे धीरे चलते हैं। अब देखिए, अप्राणीवाचक संज्ञा का मैंने बताया रूप अर्थात वचन के अनुसार, इस पे मैं आऊंगा। उसके पहले एक सूत्र और लिख लीजिए कि लिंग निर्धारण में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि कोई भी शब्द आपके पास आए प्राणीवाचक संज्ञा, उसका बहुवचन बनाने का प्रयास करिए। बहुवचन कैसे? जैसे मान लीजिए मेला है, मेला का बहुवचन क्या होगा? मेले। हाँ, तो अगर मेले आप कहते हैं तो अगर आ का रूप परिवर्तित होकर ए में हो जाए तो वह बहुवचन, क्षमा करें, वह बहुवचन के रूप में अगर ए आ जाता है तो वह शब्द क्या होगा? पुल्लिंग होगा। एक और उदाहरण देता हूं, मुक्का मारूंगा। जैसे मान लीजिए मैं वाक्य में प्रयोग करूं कि मुक्का मारूंगा, सिर्फ मुक्का का हम ले लेते हैं तो मुक्का का बहुवचन क्या होगा? मुक्के। मुक्के। तो फिर मुक्का जो शब्द है इसको हम पुल्लिंग मानेंगे। एक और ले लेते हैं, ताला जो है, ताला शब्द स्त्रीलिंग मानेंगे या पुल्लिंग मानेंगे? तो इसका सूत्र मैंने आपको बता दिया, यह नोट कर लीजिए कि उसका बहुवचन बनाएं। बहुवचन बनाते समय यदि उसका आ का ए हो जाए, ताला का ताले, और मैं अभी चूंकि बंगाल में हूं तो बंगाल की बात करूंगा। यहाँ की एक चीज बहुत प्रसिद्ध है और अब तो उनको जियो टैग मिल गया। जी हाँ, रसगुल्ले की बात कर रहा हूं। तो रसगुल्ला क्या है? ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? रसगुल्ले सर। तो रसगुल्ले बहुवचन होगा, अर्थात रसगुल्ला क्या है? पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग है। चलिए, अब मैं अपने उत्तर प्रदेश के अपने गांव में ले चलता हूं। हमारे गांव में बोलते हैं चौराहा। चौराहे। चौराहा क्या होगा जी? चौराहे। तो स्त्रीलिंग होगा। चौराहे हो रहा है, इसका मतलब चौराहा क्या है? पुल्लिंग होगा। स्पष्ट है? पुल्लिंग है। आप उसका, हाँ, आप उसका बहुवचन रूप बना करके देखेंगे तो वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग स्पष्ट हो जाएगा। एक और शब्द लेते हैं। हाँ सर, बोलिए पूजा जी। जब आ का ए में परिवर्तन होगा, जैसे ए का मतलब होता है पुल्लिंग। हाँ, मतलब उसका बहुवचन बनाएंगे। ये कांटा बोलते हैं ना, 2 + 2 = 4 होगा, कैसे जानेंगे? तो हम क्या करेंगे, 4 में से 2 माइनस कर देंगे। इसी तरह से ये भी एक गणित के रूप में आप ले सकती हैं कि कोई भी शब्द मिले उसका बहुवचन बनाने का प्रयास करिए। अगर आ का ए में परिवर्तन हो जाए तो ये समझिए कि यह पुल्लिंग है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग से बुढ़ापे सर। बुढ़ापे। हाँ, बुढ़ापे। चलिए, बुढ़ापे। इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके उच्चारण में नाक का प्रयोग करते हैं। हाँ बोलिए शालिनी जी। सर बुढ़ापा का बुढ़ापे तो होगा नहीं, ये तो भाववाचक है ना, तो कैसे भाववाचक संज्ञा भी उसमें चला जाए। बुढ़ापे भी बोल सकते हैं, भाववाचक है, लेकिन उसको इसी में डाला गया है समझने की दृष्टि से। ठीक है? अच्छा, हाँ, तब ठीक है। हाँ, कहने का मतलब इसे एक बार रिपीट। हाँ गरिमा बोलिए। गाना ये सब तो आएगा। अजय जी एक मिनट,
उसका अगर बहुवचन बन गया तो वो क्या हाँ। कहते हैं, पुल्लिंग है ना? नहीं, बहुवचन अगर ए के रूप में परिवर्तन होगा, ए के रूप में, जैसे मैंने बताया लड़का, बहुवचन क्या होगा, लड़के। हाँ मतलब ठीक है। लड़की है तो लड़कियां नहीं होती ना, लड़कियां होती। नहीं, ये तो एक उदाहरण दिया हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला दरवाजा, दरवाजे। क्योंकि आ से उसका लास्ट हो रहा है। आ जो है लास्ट में वो ए में परिवर्तित हो जाए तो वह शब्द आप पुल्लिंग मानेंगे। ठीक है, थैंक ठीक है, जी सर। चलिए अब आगे हम चलते हैं। आ उच्चारण करते हैं ना, आ नाक से, जैसे धुआं, धुआं नहीं बोलते हैं, धुआं। ठीक है, एक मिनट, अजय जी का प्रश्न रह गया था। अजय जी आपका प्रश्न क्या था? अजय, सर स्पष्ट है सर, अब ठीक है, क्लियर है। चलिए। हाँ, अब मैं बता रहा हूं, नाक से जो धुआं या फिर कुआं, इनका आ का ए में परिवर्तित हो जाए। जैसे धुआं का धुएं, उच्चारण सुन पा रहे होंगे नाक बंद करके जब मैं कर रहा हूं। कुआं का कुएं, मतलब जिसमें नाक का प्रयोग होता है, ऐसे जो वर्ण हैं या ऐसे जो शब्द हैं वह भी इसी में आएंगे, क्योंकि आ का ए में परिवर्तन हो रहा है। आगे बढ़े। जो शब्द है वह शब्द है भाववाचक संज्ञा। अब मैं आ रहा हूं अप्राणीवाचक संज्ञा। ध्यान से लिख लें डायरी में। कुछ भाववाचक अप्राणीवाचक संज्ञाओं का आ का ए में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए फिर से बताता हूं कुछ। हाँ बोलिए। सर फिर से बोल। हाँ बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। कुछ अप्राणीवाचक, मैंने बताया शुरू में ही, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक पे ही पूरा ये खेला है। तो ये खेला प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक पर है। तो कुछ ऐसे भाववाचक, अजय जी सुन लीजिए फिर बात करेंगे। कुछ ऐसे भाववाचक, भाववाचक अक्सर अप्राणी होता है, भावना जिसमें होती है, उन संज्ञा का आ का ए में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दया, क्षमा, कृपा, और हमारे साथ हैं गरिमा जी। ठीक है, अगर कहें गरिमा नाम है, ये प्राणीवाचक में आ जाती हैं, लेकिन भाव में भी आता है। तो गरिमा, फिर आभा, फिर कल्पना, ये जो शब्द हैं इसका आप आ का ए में परिवर्तन नहीं कर सकते। और जिनका आ का ए में परिवर्तन नहीं होता है, ये भावना है और प्राणीवाचक संज्ञा है, वह सब स्त्रीलिंग है। इसलिए आपने, सर एक बार फिर रिपीट कीजिए। हाँ मैं फिर से कर रहा हूं। देखिए मैं बता रहा था कि कुछ ऐसे भाववाचक संज्ञा, जी बताइए। सर कल चलिए सुन लीजिए फिर हम बात। मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको, हम बाद में बात करेंगे, क्वेश्चंस बाद में लेंगे। ठीक है, देखिए फिर से बता रहा हूं, भाववाचक संज्ञा हमेशा अप्राणीवाचक है। बुढ़ापा, जवानी, ये सब अगर मैं कहूं तो ये भाव है, भाव प्राणी नहीं होता है, भावना होता है, दिल की बातें आती हैं। तो भाववाचक संज्ञा विशेषकर अप्राणीवाचक, उनका बहुवचन भी अगर हम बताएंगे तो बहुवचन भी उसी रूप में रहेगा। जैसे मैंने कल्पना बताया, कृपा बताया, आपकी कृपाएं नहीं बोलेंगे, चाहे 50 कृपा कर दें लेकिन वो कृपा ही माना जाएगा। वंदना, वंदनाएं नहीं बोलेंगे, माया, मायाएं नहीं बोलेंगे। आशा को हम लोग आशाएं बोल देते हैं, गलत। तो होगा ना। दुख का दुखों होता है। ठीक है, मैं कुछ शब्द दे रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। दया, क्षमा, कृपा, करुणा, आभा, कल्पना, लज्जा, माया, वंदना, गरिमा, कालिमा, महिमा, क्षमा, आशा, निराशा, अहिंसा, भिक्षा, करुणा, प्रभा, लालसा, जनता, जनता हमेशा स्त्रीलिंग होती है। और ममता, ममता है हमारे अभी क्लास में है, तो ममता स्त्री रूप है। दास्ता, ये शब्द मैं आपको बाद में दे दूंगा। ये ध्यान रहे कि ये जो शब्द मैं बताया हूं इसका बहुवचन नहीं होता है। तुम्हारी ममताएं, तुम्हारी दयाएं बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, इसलिए यह सब स्त्रीलिंग है। सर आगे बढ़े। हाँ बोलिए। सर हम तो लिंग पढ़ रहे हैं, वचन क्या होगा सर इसमें? आशा, मैंने आपको सूत्र बताया पारस जी, कि एक छोटा सा सूत्र बताया कि उसका बहुवचन बनाने का प्रयास करिए।
अगर बहुवचन बनाते समय आ का ए हो जाए, ठीक है, वह मैंने बताया पुल्लिंग, और यदि भावनाओं का आ का ए नहीं होता वह स्त्रीलिंग। देखिए ये जो हिंदी व्याकरण ठीक है है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं कहूं मैं लिंग पढ़ूंगा और समास न जानूं तो लिंग पूरा नहीं समझ पाएंगे हम लोग, क्योंकि लिखने में हम गलती करते हैं, इसलिए लिंग भेद जाना जरूरी है। इसलिए सिर्फ संज्ञा के अध्याय के बाद मैं सीधे लिंग पर आया। इसके बाद अगली कक्षा से हम सर्वनाम विशेषण वगैरह पे फिर वापस जाएंगे। दूसरा जो मैं सूत्र, अगला सूत्र बता रहा हूं। सर हाँ बोलिए। आशाएं ऐसे बुक में दिखाया गया आशाएं है। निराशाएं ये सब नहीं होता है जी, आशा का बहुवचन नहीं होता है। मैंने तो आपको बता दिया, आशा निराशा नहीं होता है। अगर आप बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वो गलत है। चलिए आगे बढ़े। अगला मैं बताता हूं, बहुवचन बनाते समय मैंने एक बताया आ का ए हो जाना, अब आ का आए हो जाता है। आ का आए, नाक सिकोड़ना पड़ रहा है। सर आप बोलिए। हम लोग कभी बोलते ही नहीं। सर बोल रहे हैं, आप जैसे बोल रहे हैं, मतलब जिस चीज को गौर कर रहे हैं, हम लोग कभी उस चीज को, उस शब्द पे उतना जोड़ कभी देते ही नहीं, इसलिए गलत हो जाता कोई है। बात नहीं, अब देंगे ना। मुझे भी पता नहीं था, 2 साल पहले मुझे भी पता नहीं था, ठीक है, तो जी सर, आपको भी नहीं पता था, अब पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जिस शब्द का प्रयोग आ का आए हो जाए, जैसे दिशा का क्या होगा, दिशाएं, दिशाएं, माला का दिशाएं, मालाएं, मालाएं, ये मालाएं, किस तरह से, हाँ मालाएं, ए उच्चारण होगा, अंत में नहीं करेंगे तो गलत उच्चारण होगा। योजना का योजनाएं, कविता का कविताएं, इस तरह का जो परिवर्तन आ का ए में होता है वह सारा शब्द, वे शब्द स्त्रीलिंग है, ध्यान रहे। जैसे आत्मा, अभी आत्मा वाली एक फिल्म भी आई है ना, रूही करके, तो आत्मा की जगह आत्माएं का प्रयोग हो तो वह स्त्रीलिंग होगा। वार्ता का वार्ताएं, सूचना का सूचनाएं, और भाषा का भाषाएं, तो ये सब भाषाएं, तो मुझे लगता है ये सारे शब्द अब आप पुल्लिंग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या? नहीं सर, ये सारे शब्द क्या हो गए? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो गए। चलिए, अब अभी मैंने आपको आ का ए बताया, अब अ का अगर ए हो जाए तो, अ का अगर ए हो जाए तो वह भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। उदाहरण के लिए बाह, बाह बोलते हैं ना, तो बोलते हैं बाहें पसारे, बच्चे को गोद में लेते हैं तो दोनों बाह पसारते हैं ना, तो बाहें बोलेंगे। पुस्तक है तो क्या कहेंगे उसको? पुस्तकें, पुस्तकें, काहे नहीं, पुस्तकें। तलवार, तलवारें खिंच गई। नस, नसें। और एक सबसे अच्छी बात है, अनुनासिक बिंदु है, सॉरी जी अनुस्वार जी, बिंदु से। मान लीजिए, देखिए मैं शुरू से बोलता हूं कि हम परिभाषाओं पे नहीं जाएंगे, हम शॉर्टकट ऐसा समझेंगे कि हम बच्चों को भी बताएं तो मेरी बेटी क्लास 7th में गई है, वो भी समझ जाए, तो उसको हम लोग इसी रूप में पढ़ाएंगे। अब जैसे किताब है, किताब का क्या होगा? किताबें। किताबें, इसी तरह से मान लीजिए दहाड़, हाँ मान लीजिए दहाड़ लिखते हैं, शेर की दहाड़, दहाड़े, दहाड़े, दहाड़े क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। दहाड़े का फसल, प्रयोग हम लोग कटने का, करते हैं सर। दहाड़े का करते हैं ना, दहाड़े मार के रोने लगा। 2 तरह का रुलाई होता है, एक तो ऐसे करते हैं, एक आ हा करते हैं, तो वो दहाड़े वाला में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला है कुछ अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, ध्यान रहे, अप्राणीवाचक संज्ञा जिसका अंत अ से होता है, अंत अ से होगा तो उसको अकारांत बोलते हैं, आ नहीं, अकारांत, मतलब अ से जिसका अंत होता है। कुछ ऐसे विकट हैं जिनका दोनों वचन में समान रूप रहता है, लिख लीजिए इसको। 8 शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों वचन में एक होता है, और ऐसे शब्द हमेशा पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे काम, लिख लीजिए, लिख लीजिए, फिर बात करेंगे। सुमन जी आपकी आवाज नहीं आ रही, लिखिए काम, काम के बाद कल। सुमन जी आवाज नहीं आ रही, आप टेक्स्ट करके भेज सकती हैं। काम के बाद कल लिख लीजिए आप लोग, कल के बाद जल, जल के बाद तेल,
तेल के बाद वचन, वचन के बाद भवन सॉरी, भवन के बाद पवन और भ्राता या भाता। मुझे ये नहीं भाता, वो क्रिया में हो जाएगी। तो ये जो 8 शब्द बताया दोनों रूपों में एक से लिखते हैं, लेकिन यह हमेशा पुल्लिंग होता है। ठीक है, काम को काम, पहला काम, दूसरा कल, तीसरा जल, चौथा तेल, पांचवा वचन, छठा हो गया भवन, सातवां पवन और आठवां भाता या भ्राता लिख लें। ठीक है, एक और सूत्र आपको देता हूं, ध्यान से लिखिएगा इसको। पुल्लिंग होते हैं कि ये शब्द? ये सारे शब्द पुल्लिंग हैं। ठीक है, अब अगला सूत्र देता हूं। ये जो सूत्र है वह सूत्र ढूंढने में मुझे कई पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ा, इसलिए इस सूत्र को दिमाग में जरूर लिखिएगा, किताब में न रहे। अगला है जिन शब्दों के अंत में अ, लिखते चलिए। अ लिख लीजिए, फिर समझाऊंगा मैं। अ, हाँ बोलिए। सर लाइन चली गई, कैसे लिखेंगे? अच्छा ठीक है, हम स्क्रिप्ट बोल देंगे, दिमाग में लिखिए। ठीक है, दिमाग में लिखिए। अ के बाद आर, आर के बाद आस के बाद आओ के बाद अय, पन, वाद, त, आधा त्व, व, छ, त्र, ज, ख, न, अण। ये स्क्रिप्ट दे दूंगा मैं आपको, तो इनका भी प्रयोग हम आगे बात करते हैं। निशा जी देखिए, तो मैं ये जितने भी शब्द बताया हूं फिर से सुन लीजिए। पन, वाद, त, स्व, व, य के ऊपर र, क्षमा छतरी वाला छ, त्र, ज, ख, 10 हो गए, न, अण, हो, वो में ओ की मात्रा। ये दोनों वचन में इनका प्रयोग समान होता है, और अगर समान होता है तो ये हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, नख। नख हमेशा पुल्लिंग, नख बढ़ गई बोलेंगे तो मार खाएंगे। मुख, मुख टूट गई, मार खाएंगे। लेख, सुंदर है। सर 1 मिनट जी क्या बोल रही हैं? सर। हाँ, सर आप ये कह रहे हैं कि अगर ये शब्द अंत में आए तो पुल्लिंग होगा? शब्द नहीं, अक्षर आएगा। जैसे ख अंत में आ रहा है तो वह पुल्लिंग होगा। लेकिन नख जो शब्द है, इसका स्त्रीलिंग में भी नख ही लिखते हैं। स्त्री के लिए भी इनका प्रयोग, जैसे कुछ ऐसे शब्द है ना, स्त्रियों के लिए भी उसी रूप में लिखते हैं। उस पर फिर मैं बाद में आऊंगा। इसके बाद अगला जो सूत्र है, हाँ बोलिए गरिमा। क्या सबकी वीडियो स्टक गरिमा जी बोलिए। वीडियो, मेरी वीडियो स्टक हुई है? हेलो वीडियो आ रही है। शब्द लिख नहीं पाए सर, जो बोले। कोई बात नहीं, मैं स्क्रिप्ट दे दूंगा, स्क्रिप्ट दे दूंगा। ठीक है, अब लेते हैं कि संस्कृत में, संस्कृत वाले जो शब्द हैं, जो छोटी ई और बड़ी ई, इसको ईकारांत और ईकारांत बोलते हैं। ऐसे जो शब्द हैं, संज्ञा की बात कर रहा हूं मैं, संस्कृत में ईकारांत, छोटी ई और बड़ी ई वालों दोनों का, ये संज्ञा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुने। जैसे पत्नी, रात्रि, सृष्टि, दानवी, देवी, रीति, मति, केली, जाति, भूमि, विनती, ये सारे शब्द आपके क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। फिर से बोल रहा हूं, छोटी ई और बड़ी ई से समाप्त होने वाले संस्कृत के संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होंगे। कुछ शब्द अपवाद हैं। अपवाद आप ध्यान से सुन लें। अपवाद में क्या होता है? पति, बिल्कुल मिठू जी आपकी बात पर माया, पति अपवाद है। पति हमेशा पुल्लिंग होगा। यति, य और त में छोटी की मात्रा। इसके बाद सन्यासी, स के ऊपर बिंदी, आधा न, यासी। ये अपवाद में बता रहा हूं। पति, यति, सन्यासी, कवि,
रवि, मुनि, वारी, जलधि, पयोधि, ये जो सारे शब्द हैं ये अपवाद हैं। फिर मिल जाएगा, इसलिए ध्यान से सुने। ये जो सारे शब्द हैं ये पुल्लिंग हैं। हालांकि मैंने बताया ईकारांत छोटी बड़ी से समाप्त होने वाले, दीपशिखा जी आवाज नहीं आ रही, आप टेक्स्ट कर दीजिए। छोटी और बड़ी से समाप्त होने वाले जो संज्ञा संस्कृत के शब्द हैं वो अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद शब्द हैं जो मैंने आपको अभी बताया। आगे बढ़ें। अगला जो मैं आपको विवरण देने जा रहा हूं, अब बहुवचन का मैंने प्रयोग बताया था, तो बहुवचन बनाते समय जिन अप्राणीवाचक संज्ञाओं का छोटी ई या बड़ी ई का इया हो जाता है, या फिर या हो या या हो, जैसे लड़की का लड़कियां। फिर से बोलिए ना ये वाला। अब फिर से बता रहा हूं दही पुलिंग। कीजिए। हाँ, मैंने बताया बहुवचन बनाते समय जिस अप्राणीवाचक, ध्यान रहे अप्राणीवाचक की बात कर रहा हूं मैं, जिस अप्राणीवाचक संज्ञा का अंत में छोटी आ रहा है या बड़ी आ रहा है, इसका परिवर्तन इया में हो जाए, इया, या फिर अंत में या में हो, या फिर या के ऊपर बिंदी चंद्र बिंदी, तो ऐसे शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। जैसे गाड़ी, गाड़ी बड़ी हो रही है, इसका बहुवचन बनाएंगे क्या होगा, गाड़ियां। नदी, नदियां। चींटी, चींटियां। चींटियां। जाति, जातियां। शादी, शादियां। शादियां। और आजकल बहुत पड़ रही है लोगों को गाली, गाली का गालियां। गालियां। ये जो शब्द गालियां। हैं, हाँ, मिथु जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था अपवाद वाले पुलिंग में आएंगे। तो ये जो मैं गाली या इया में बदल जाए, वो सारे शब्द स्त्रीलिंग होंगे। आगे बढ़ें। अगला है, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको द्रव्यवाचक संज्ञा, इसलिए मैंने संज्ञा पहले खत्म किया था। द्रव्यवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा, इसमें छोटी ई या बड़ी ई का रूप बहुवचन में नहीं बदलेगा। फिर से बता दूं कि अभी मिठू जी ने प्रश्न किया था, उनके प्रश्न पे आ रहा हूं। कुछ द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक किसको कहते हैं, जा सके वो द्रव्यवाचक में आएगा, और कुछ जातिवाचक संज्ञा, इनका छोटी ई या बड़ी ई से जो, जैसे दही का दहिया नहीं बोलेंगे। हाँ, कुछ पूर्वांचल वाले या भोजपुरी वाले बोलते हैं अरे दहिया लाओ हो, या अवधी वाले बोलते हैं अरे दहिया लाओ हो, वो नहीं मानेंगे, वो तो उनकी भाषा है। लेकिन दही जो शब्द है, दही शब्द हमेशा ही पुल्लिंग रहेगा। दही के बाद मही शब्द आता है, सर इसका बहुवचन भी नहीं होगा और ये पुल्लिंग भी रहेगा। ये पुल्लिंग रहेगा। अब मोती मान लीजिए, मोतियों की माला पहनते हैं ना आप लोग, मोती हमेशा क्या है, पुल्लिंग। पानी, पानी बरस रही है, नहीं, पानी बरस रहा है। इसी तरह पक्षी, इसी तरह घी। स्पष्ट है, आगे बढ़ें। अब मैंने आपको एक, हाँ, मैंने आपको मोतियों तो होगा सर, मोती का तो मोतियों होगा सर, मोतियों की माला बोलते हैं ना, तो उसमें कोई है अगर कोई मोती, सही उच्चारण मोती है, मोती बोलते हैं। ओके सर, ठीक है। तो बहुत सारा उच्चारण हम गलत करते हैं, मैं भी करता हूं, तो उसको सुधारेंगे हम धीरे धीरे, हर व्यक्ति अपने आप को सुधारेगा। तो मैंने ये जो शब्द बताया, ये शब्द, जी नेहा जी, ये स्त्रीलिंग है सर। नहीं बाबा, ये सब पुल्लिंग है। दही, मही, मोती, पानी, पक्षी, घी, वारी। पक्षी उड़ रही है नहीं बोलते हैं। अब अगला मैं बता रहा हूं, क्रियार्थक संज्ञा, मतलब ऐसी संज्ञा है जो क्रिया का रूप प्रकट करे। क्रियार्थक संज्ञा हमेशा पुल्लिंग होगी। क्रियार्थक संज्ञा का एक और पहचान है, धातु मतलब मूल शब्द है, उसमें ना लगा होता है, मतलब धातु अर्थात क्रिया, क्रिया में अगर ना लगाएंगे तो ऐसे शब्द क्रियार्थक संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे पढ़ है, पढ़ जो है वो क्रिया है, उसमें ना लगा दिया गया है, क्रियार्थक संज्ञा। पढ़ना, पढ़ना जो है
वह क्रियार्थक repeat कर संज्ञा दीजिए। मैं बता रहा था। जी सर। क्रियार्थक संज्ञा में क्या है, उसमें धातु, धातु का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया में जब हम ना लगाते हैं तो वह क्रियार्थक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण के लिए आप जैसे पढ़, पढ़ वो क्रिया हो गई, उसमें जब हम ना लगा दिए तो ऐसे शब्द क्रियार्थक संज्ञा होते हैं। कई बार आपको संज्ञा पूछा जाता है तो वहां आपको इसका लाभ मिलेगा। पीना, आवाज नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है आपकी आवाज। वो नेटवर्क इश्यू है, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए फिर आ जाएगा।